तो आखिर वो समय आ चुका है जब मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल जी हमारे साथ आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 पर। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा अरुण जी, हम जहाँ से भी जा रहे हैं आपके ख़ास तौर से इस क्षेत्र में, तो वहाँ पर एक भजन तो सुनने को मिल ही रहा है और लोग भी कहते हमें सुनाई पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं कि राम आएंगे। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, मेरी छवि जो है वो भगवान श्री राम से इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है कि वो मुझे देखते ही लोगों के मन में वो बात आती है। कितने ही लोग को, कितने ही भाई बहनों को मैंने देखा जब उन्होंने व्हेन दे लुक्ड एट मी, तो उनके मुँह से यही निकला, भाव विवल हो गए थे वो कि मेरे राम आए हैं, मेरे राम आए हैं। एंड दे वर क्राइंग इवन भावों की वजह से उनके आंसू निकल आए थे। तो ये है। उस वक्त कैसा आप फील कर रहे होते हैं जब, क्योंकि अब वो सारे वोटर्स के अलावा आपसे एक पर्सनल लेवल पर एक कनेक्शन फील करते हैं, क्योंकि सबने शायद वो रामायण का किरदार देखा जिसमें आपको राम के रूप में देखा है। हाँ बिल्कुल, वो पर्सनल कनेक्शन है ही है। अच्छा। बिल्कुल हाँ, मुझे देखते ही वो जुड़ाव उनके चेहरे पर दिखता है वो। अच्छा हाँ। अच्छा, आपका मेरठ की जो हवा है, मेरठ के जो पानी है, उससे तालमेल बैठ गया मुंबई से मेरठ? नहीं, मेरठ नया तो नहीं है ना मेरे लिए। आई वाज बोर्न हियर, आई वाज ब्रॉट अप हियर, आई स्टडीड हियर, आई बीन कमिंग ऑफ एंड ऑन। मैं आता रहा हूँ यहाँ पर, तो नया नहीं है मेरे लिए मेरठ। हाँ। आपने इनिशियल स्टडीज़ यहाँ की थी। कुछ दर्शक जो नहीं जानते हैं उन्हें आप बताएं कि शायद आपने इंटर तक यहाँ पर पढ़ाई। हाँ, मैंने फर्स्ट ईयर तक यहाँ पढ़ाई की थी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से। उससे पहले मैंने जो बेसिक शिक्षा थी वो सरस्वती शिशु मंदिर की थी। जी जी। तो उसके बाद जब आप मुंबई गए, मुंबई से आपका आना जाना बीच में होता रहा मेरठ? हाँ, मेरा आना जाना होता रहा है। सोशल इवेंट्स में भी आते थे, कभी कोई रिश्तेदारी में शादी ब्याह होता था तब कभी आते थे। अच्छा, मतलब ऐसे किसी इवेंट पर, ख़ास मौके पर। हाँ। वैसे एक सवाल मैं इसी से जोड़कर पूछना चाहूँगा कि जो श्री राम थे उनको अयोध्या वापस आने में 14 साल का वर्ष लग गया था। अरुण गोविल जी को मेरठ आने में, यानी टीवी के राम को यहाँ पर आने में कितना वक्त लग गया? बहुत वक्त लगा बहुत काफ़ी वक्त लगा है। तो आपको लग रहा है कि ये पहले भी हो सकता था? नहीं, ये सब सोचने का से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इस सब को सोचने का कोई अर्थ नहीं होता बेसिकली, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो चीज़ें होती हैं ये अपने समय पर होती हैं। हर चीज़ का एक समय होता है। हमें अपना कर्म करना आवश्यक होता है, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है और वो अपने समय पर ही हुई है ये। ओके। हाँ। तो ऐसी कौन सी चीज़ लगी जब आपको लगा कि नहीं, ये समय आ चुका है जब अपने गृह क्षेत्र में लौटना चाहिए, मेरठ लौटना चाहिए? नहीं, क्योंकि मेरे मन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन जन सेवा का जो विचार मेरे मन में आया था वो शायद राम जी ने सुन लिया होगा। तो उस तरह के बनने शुरू हो गए थे कि फिर एक दिन मुझे दिखाई दिया, मुझे सुनाई दिया, बताया गया मुझे कि मेरा नाम जो है वो इस चुनाव में मेरठ से इज़ बीइंग कंसिडर्ड। हाँ, तो फिर काफ़ी चलता रहा कि क्योंकि पॉलिटिक्स में ऐसे जैसे सभी जानते हैं, जब तक ब्लैक एंड वाइट में नहीं आ जाता तब तक नहीं मानते। तो मुझे बताते रहे लोग, मेरे मित्र, कि तुम्हारा नाम चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर फाइनली मुझसे पूछा गया कि भाई आप आर यू रेडी फॉर मेरठ, अगर चुनाव आप लड़ना चाहेंगे? तो मेरठ का जब मैंने नाम सुना तो मैंने कहा यस, व्हाई नॉट। प्रधानमंत्री ने खुद पूछा? उनके भी प्रधानमंत्री नहीं फ़ोन करते हैं इस बात के लिए। नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग कह रहे थे कि यहाँ के लोगों की पसंद बाद में, लेकिन प्रधानमंत्री की पहली पसंद आप रहे हैं इस क्षेत्र से। अगर ऐसा है, उन लोगों को ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही मतलब स्वागत है इस बात का। पर जब मैं उस दिन जब स्टेज पर जब वो आए थे यहाँ से, जब उन्होंने चुनावी रैली का आगाज़ किया था, तब उस दिन वो मिले और उन्होंने हैंडशेक करने के बाद मुझे एक शब्द बोला, स्वागत है। तो आई फेल्ट नाइस अबाउट इट। अच्छा, आपने एक लंबा सफ़र तय किया, लेकिन इस सफ़र में जो आपकी सिनेमा जगत की राह थी वो ज़्यादा आपको मुश्किल नज़र आ रही थी? वहाँ स्टार्ट करना ज़्यादा मुश्किल था? मैं राजनीति पर आऊँगा, या अभी जो आप राजनीति पर स्टार्ट ले रहे हैं ये ज़्यादा मुश्किल लग रहा है? कौन सी राह ज़्यादा कठिन? कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। जब आप मन में एक सोच लेते हैं कि ये काम करना है, तो वो शब्द अगर मुश्किल आप लेकर चलेंगे ना, तो वो काम होगा ही नहीं कभी भी। अच्छा, आपने एक बार सोच लिया, प्रॉस एंड कॉन्स उसके देखे, सोच समझ कर काम करना चाहिए। मैं इस बात में बिलीव करता हूँ, कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसमें फिर मुश्किल शब्द, अगर मुश्किल, असंभव, होगा कि नहीं होगा, ये 2-3 सवाल अगर आप मन में लेकर चलेंगे ना, तो कोई भी काम फिर ठीक से नहीं होता है।
नहीं, लेकिन इन देखिए चीज़ों को निकाल कर फिर अपना कर्म करना पड़ता है। देखिए राजनीति में और आपने जो किरदार निभाया उनका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नाम था, तो उसमें मर्यादाओं का बहुत ख्याल रखा गया। और राजनीति में हमने बार बार देखा कि मर्यादाएं कई दफ़े तार तार होती रही हैं। कितना मुश्किल आपको लग रहा है उस किरदार में? कोशिश करेंगे कि मर्यादाएं तार तार न हों। अच्छा, एक सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही थी कि एक वो दौर था, कल मैंने एक बुज़ुर्ग से बात की, उन्होंने कहा कि जब राजीव गांधी थे, रामायण आया था, तब आपको लेकर जाया जाता था कांग्रेस के प्रचार के लिए या कहीं पर भी? जाया नहीं जाता था, मैं एक बार गया था। अच्छा, हाँ, इलाहाबाद में एक प्रचार मैंने किया है, बस दैट्स इट। तो उस समय आपने प्राथमिक सदस्यता भी ली थी कांग्रेस की? नहीं ऐसी खबरें क्योंकि मीडिया में आई थी। नहीं, गलत है वो बात। नहीं। नहीं। अच्छा, आपके जो पुराने साथी हैं, क्योंकि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी कभी लक्ष्मण जी के बिना नहीं चले, और लक्ष्मण जी के अलावा जो सीता जी थी, आपके जो सहयोगी थे, वो राजनीति में बहुत पहले आ गए थे, चाहे अरविंद त्रिपाठी जी हों, चाहे दीपिका जी हों। ये उस अपना विचार होता है देखिए आने का। मेरा राजनीति में आने का बिल्कुल कोई भी इरादा नहीं था, और मुझे हमेशा से ऑफ़र आते रहे। पहले कांग्रेस से आते रहे, फिर बाद में बीजेपी से भी आते रहे मुझे ऑफ़र, पर मैंने कभी, मेरे मन में था ही नहीं राजनीति करने का, राजनीति में जाने का। पर फिर अचानक, एज आई टोल्ड यू, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन ये मेरे विचार में आया कि मुझे जन सेवा करनी चाहिए, 1 to 1 वाली। रामायण के थ्रू तो बहुत हमने जन सेवा की है, सब कुछ कहा है, बताया है, पर 1 to 1 का नहीं हुआ था। तो वो मेरे दिमाग में आया था, एंड देन एज द लक कुड हैव इट, तो वो इस तरह से घूम कर मेरे पास राजनीति के दायरे में आकर, और मेरठ मुझे दिया गया, मेरठ मुझे मिल गया, तो तब ये शुरू हुआ है। मैं मेरठ के ऊपर आऊँगा, लेकिन उससे पहले आपने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की बात की है, तो उस समय आप भाव विभोर थे और आपको देखकर वहाँ के लोग भी भाव विभोर थे। ये इसका कोई, देखिए, ये इट्स ए मोमेंट ऑफ अ लाइफ टाइम। रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा थी वो हमारे जीवन में हो गया, हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। अदरवाइज़ जो स्ट्रगल है वो तो 500 साल से चल रहा था, हमारे जीवन में हो गया, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो वो जन भाव विभोर होना, तो मतलब व्हेन यू आर लिविंग अ मोमेंट ऑफ लाइफ टाइम, तो वो होता ही है ना। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अयोध्या में उस दिन आपकी मौजूदगी आपके मेरठ से प्रत्याशी बनने का बड़ा कारण है? शायद बीज वहीं पड़ा था। अच्छा। आपके मन में या पार्टी के पदाधिकारियों के मन में? मुझे नहीं पता, मेरे मन में जनसेवा का बीज वहाँ पड़ा था। पार्टी ने क्या सोचा होगा मुझे नहीं पता, कब सोचा होगा मुझे नहीं पता। लेकिन एक, अब मैं चुनावी उसमें आता हूँ, तैयारियों में। पहले तो मैं और बाकी लोग ये जानना चाह रहे हैं सर कि आपने बताया कि कांग्रेस से आपको लगातार ऑफ़र रहे, शायद 90s में भी आपको चुनाव लड़ने का एक ऑफ़र दिया गया था कांग्रेस। इतना मुझे याद नहीं रहता भाई, पुरानी बातें जो जिनका कोई अर्थ मेरे लिए नहीं है वो मेरे जहन से निकल जाते हैं। लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं, बीजेपी क्यों, या कोई दूसरी पार्टी क्यों नहीं? बीजेपी का, देखिए पहली बात तो ये कि आपके मन में आना चाहिए ना पहले तो राजनीति में जाने का, तब आप जाएंगे ना। अभी मैंने 21 में ज्वाइन की थी बीजेपी, बट मैं एक्टिव नहीं हुआ। अगर मेरा पूरा मन होता राजनीति में जाने का तो मैं एक्टिव हो गया होता उस वक्त, मैं नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, तो जब आप एक्टिव हो जाते हैं, जब आपका मन किया अगर के, तब आप देखेंगे ना कि मुझे कहाँ क्या करना है, कौन सा दल मेरे लिए ठीक है। और उस वक्त भी बीजेपी मैंने ज्वाइन की थी तो कुछ सोचकर की थी, सोचकर इन द सेंस कि मुझे बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है आप देखिए वो बहुत अच्छा है दूसरी पार्टियों के मुकाबले में। तो मतलब दूसरी पार्टियां कहीं भी नहीं ठहरती इसके सामने। जितना राष्ट्रवाद बीजेपी और उसके रूट्स में है वो किसी के पास नहीं है, और एक देश के लिए राष्ट्रवाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। फिर हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल गए, हमारा सौभाग्य है कि हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल गए। ये ऐसे व्यक्ति बड़े सौभाग्य से मिलते हैं किसी देश को या प्रदेश को, नॉर्मल नहीं है ये लोग। ये लोग बहुत, मतलब इनके बारे में मैं जैसा शब्द यूज़ कर रहा हूँ कि बड़े सौभाग्य की बात है। ये अभूतपूर्व व्यक्ति हैं, अद्भुत व्यक्ति हैं दोनों बिल्कुल। विपक्ष तो लेकिन आरोप लगाता है कि जब भी कोई मुख्य मुद्दा छुपाना हो तो बीजेपी, उनके तमाम नेता राष्ट्रवाद की बात करने लगते हैं और राष्ट्रवाद की याद दिलाने की कोशिश। तो देखिए है, आज इस राष्ट्र की जो जगह है पूरे वर्ल्ड में वो क्या है वो सब जानते हैं। वो जो सोचते हैं सिर्फ राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, उन्हें अपने सोचने के लिए तो ज़रूरत है नहीं। आप जब उनका मोदी जी भारत को अपना परिवार मानते हैं तो इससे बड़ा राष्ट्रवाद का जो उदाहरण है वो और क्या होगा बताइए मुझे आप।
अच्छा सर, एक चीज़, ये रावण का ससुराल कहा जाता है मेरठ, तो यहाँ राम की अग्नि परीक्षा होगी इस बार? नहीं, राम की अग्नि परीक्षा क्यों होगी मुझे बताइए। टीवी के राम की? नहीं नहीं, किसी की भी राम की अग्नि परीक्षा नहीं होगी। मैं यहाँ आया हूँ अपना काम करने, अपना काम करूँगा। मैं परीक्षा देने नहीं आया हूँ यहाँ पर। अच्छा। मैं अगर अच्छा काम करूँगा तो परीक्षा में बैठने की भी नौबत नहीं आएगी। अच्छा, अच्छा काम, ये गारंटी अभी है बीजेपी लेकर आ रही है अच्छे काम की, मोदी जी की गारंटी। गारंटी शब्द लोगों का ध्यान खींच रहा है। आप यहाँ पर आ रहे हैं, अगर आप जीत कर आते हैं तो कौन सी ऐसी 5 चीज़ें या 3 चीज़ें होंगी जिसकी गारंटी यहाँ की युवाओं को मिलेगी, यहाँ के रहने वाले लोगों को मिलेगी? देखिए, मुद्दे जो होते हैं, कहीं भी जो कमियां होती हैं वो 4-5-6 चीज़ों में ही होती हैं। सड़क होती है, बिजली होता है, पानी होता है, शिक्षा होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं। यही बेसिक मुद्दे होते हैं, है ना। और एक विकास होता है बेसिकली। तो यही चीज़ें 5-6 चीज़ें होती हैं हर जगह। इसमें आप जितना भी काम कर लें उतना कम है, क्योंकि प्रगति का कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होता। तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप करते चले जाइए, जितना करते चले जाएंगे उतना अच्छा होता चला जाएगा। तो 15 साल में आपके सहयोगी ने इसमें, इस दिशा में वो काम किया है कि अभी आप उसे लोगों के सामने काफ़ी रिप्रेजेंट किया है, उन्होंने काफ़ी काम किया है। यस, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। बट एज आई सेड इट कि उसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप किस दिशा से देखते हैं, किस तरह से उसके देखना चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त की परिस्थितियाँ कुछ और होती हैं जब हम काम कर रहे होते हैं। आज 15 साल बाद जब हम पीछे पलट के रेट्रोस्पेक्टिव हमेशा थोड़ा सा डिफरेंट, हम आज के रेफरेंस में पीछे की बात सोचते हैं, ठीक है ना। आज पहले आज हम बात करते हैं, जब डिजिटल की बात आती है तो उससे पहले एआई की बात आ जाती है। उस वक्त 15 साल पहले हम सोच सकते थे ये बातें? नहीं सोच सकते थे। 15 साल पहले की परिस्थितियाँ अलग थीं। तो उस परिस्थितियों के हिसाब से इंसान अपना कर्म, अपना कर्तव्य निर्धारित करता है, अपनी सोच निर्धारित करता है। उन्होंने बहुत काम किया है। बस कुछ सवाल और हैं। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जब श्री राम थे वो अपने सारे वर्गों को लेकर साथ चले, यहाँ पर भी आपके लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर देख रहे हैं 35%? मैं सारे वर्गों को साथ लेकर चलूँगा, बिल्कुल चलूँगा। मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा। इतना आसान होगा? नहीं, आसान और मुश्किल तो देखिए समय बताता है, वो मैं आज नहीं बता सकता कि मैं आसान होगा कि मुश्किल होगा। मैंने जैसे कहा, अगर मैं मुश्किल सोच कर चलूँगा तो ये होगा ही नहीं। मैं नहीं सोच के चल रहा हूँ, मैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलूँगा और होगा, क्यों नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि पार्टी के भीतर भले रामायण में विभीषण श्री राम के साथ थे, यहाँ पर विभीषण हो सकता है कि आपका खेल थोड़ा बिगाड़ने की कोशिश करें। मुझे नहीं पता भाई, देखिए उस सब में मैं नहीं पढ़ता। हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। मैं अपना 100% दूंगा, दैट्स डेफिनेट। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा सर कि अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन से कारण हैं कि अरुण गोविल को मेरठ की जनता चुनकर लाना चाहिए, अरुण गोविल को मेरठ की जनता को चुनना चाहिए, वो कौन सा एक कारण होगा? मुझे एक कारण बताइए कि अरुण गोविल, मेरठ की जनता को अरुण गोविल को क्यों नहीं चुनना चाहिए। सुनीता वर्मा कह रही हैं कि वो तो बाहरी हैं, बाहर चले जाएंगे, आए हैं फिर चले जाएंगे। बाहरी किसको कहते हैं आप कहाँ पैदा हुए थे? आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। मैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में? आप कहाँ के हैं? मैं प्रयागराज का हूँ। अच्छा, प्रयागराज, छत्तीसगढ़ में सिर्फ पैदा हुए आप? मैं वहाँ पला बड़ा भी सर। अच्छा, तो फिर प्रयागराज के कैसे मानते हैं आप अपने आप को? मैं तो सर अपने आप को दिल्ली, नोएडा और प्रयागराज और छत्तीसगढ़ सबका मान रहा हूँ। तो फिर मैं बाहरी कैसे हुआ? जब मैं मेरठ में पैदा हुआ, मेरठ में पला बढ़ा, मेरठ में मेरी पढ़ाई हुई, तो मैं बाहरी कैसे हुआ, मुझे बताइए ना आप। तो आप मेरठ शिफ्ट हो जाएंगे जीतने के बाद? मैं मेरठ के लिए काम करने आया हूँ यहाँ पर, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा।